मैं अमितेश कुमार अपनी यूट्यूब चैनल क्विज क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भरी भरकम क्लास लेकर आए हैं जिसको पढ़ने में बेहद मजा आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत, यानी जो भारत के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनको जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र। हिमालय को जैसे हम लोग चार भागों में बांट के पढ़ते हैं ना, काराकोरम, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, फिर पढ़ते हैं हम लोग बृहद हिमालय, फिर हम लोग पढ़ते हैं लघु या मध्य हिमालय, फिर हम लोग पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। तो आइए उसी के परिप्रेक्ष में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन क्लास में अंत तक बना रहिएगा तभी पढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। ये रहा, जैसे कि प्रश्न क्या आप लोग सामने सब दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। संपूर्ण, तो पर्वत और पहाड़ियां संपूर्ण भूभाग पर 29.3, यानी कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि उसके उतने परसेंटेज में से 29.3% क्या है? भूभाग में पर्वत और पहाड़ियां हैं। और भारत में 43% क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या भैया? मैदानी क्षेत्र है ना। और 27% क्या है? आपका पठार है। क्या है? 27% पठार है। आ रहा समझ में ना। 43% भूभाग पे क्या है? मैदानी क्षेत्र है, और 27% भूभाग पे क्या है? पठार है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैप का मानचित्र दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा हम इसके क्षेत्रफल और भूभाग पे बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कौ परसेंट है? तो 2.4% है। पूरे विश्व का कितना परसेंट है? और जो भारत का क्षेत्रफल लिया जाए, पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है। 204 मत पड़ेगा, 2.4% है ना। अगर इसकी पूरे विश्व का क्षेत्रफल है 2.4%, अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसको याद करिएगा, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हमेशा प्रश्न बन के पेपरों की छवि को बढ़ाते हैं, है? तो पूरे विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा भारत को जब देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसके तटीय क्षेत्र का भी जिक्र कर लेते हैं और स्थलीय क्षेत्र का भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है, मतलब तटीय क्षेत्र की लंबाई है, तटीय क्षेत्र की लंबाई, भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर जो भारत के कुल तटीय लंबाई पूछ दे, जैसे कि ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनको लेते हुए कुल लंबाई अगर पूछ दे तो 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पर अगर जो कुल पूछ दे, कुल, है ना, कुल, तो कितना हो जाएगा?
7,516.6 किलोमीटर। दो प्रश्न बना। तटीय क्षेत्रफल की लंबाई यानी भारत का ये जो तट से लगा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, जैसे कि ये दूसरे कलर से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसकी मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये है, बस यहां से लेकर यहां तक इसकी तटीय क्षेत्र की लंबाई 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर जो यहीं पर कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछ दे तो ये अंडमान निकोबार भी आ जाएगा और लक्षद्वीप भी आ जाएगा। तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं स्थलीय क्षेत्र पर चलते हैं। तो भारत के जो स्थलीय क्षेत्र की लंबाई है, जो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, क्षेत्र या सीमा कहिए, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ये 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यानी कि जो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ दे तो 15,200 किलोमीटर। अब भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछ दे तो 6100 किलोमीटर। अब भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछ दे तो 7,516.6 किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया। ये सब धांसू प्रश्न है, ये बन के आएंगे और तो मजा आ जाएगा दिन में, है ना। अगर जी यही पे पूछ दे कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं कि भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो मेंशन कर देते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे गुजरात है। लीजिए थोड़ा सा हम यहीं पे गोल दे रहे हैं। यहाँ पर पहला पे क्या है? गुजरात है ना। उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद क्या है? गोवा है। उसके बाद क्या है? कर्नाटक है। उसके बाद क्या है? केरल है। के ई लिख दे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु है। उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है, एपी लिख दिए। उसके बाद क्या है? उड़ीसा है, यूआर लिख दिए। उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल लिख दिए। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे समझ में ना। यानी कि ये कुल ये 9 जो है, ये 9 क्या है? तटीय राज्य है। ये 9 क्या है? ये तटीय राज्य है। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पे गुजरात है जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है। दूसरा पे महाराष्ट्र है। तीसरा पे गोवा है। चौथा पे कर्नाटक है। पांचवा पे केरल है। अब इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहां तक समझ में आ गया। ये सभी तटीय राज्य हैं। देखिए प्रश्न यहां पे एक और बनाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश को अगर जो ले लिया तब, अगर जो ऐसे पूछ दे भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तब तो हो जाएगा गोवा, सॉरी गुजरात। भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोवा। और अगर जो यही प्रश्न यहाँ ये बना दे कि भारत का ओवरऑल, भारत का केंद्र और राज्य को लेकर अगर मिला लिया जाए तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। यानी कि सबसे ज्यादा ये तट से लगा हुआ है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में तो पूरा घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में पूरा ये तट से चारों तरफ से ये लगा हुआ है, यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर जो पूछे तो राज्य के परिपेक्ष में न पूछ के केंद्र शासित प्रदेश के परिपेक्ष में पूछ दे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, और राज्य के परिपेक्ष में पूछ देगा तो गुजरात हो जाएगा। हमको लग रहा है क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर यहीं पर दूसरा पूछ दे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा पूछ दे तो तमिलनाडु हो जाएगा। यानी कि ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश को पूछ दे तो पहला हो जाएगा।
तो ओवरऑल पूछ दे तो अंडमान निकोबार। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं इसके। अगर जो यहाँ पे पूछते कि भारत का है क्या है, इधर उत्तर वाला हिस्सा है और इधर क्या है, दक्षिण वाला हिस्सा है। इधर मांगे तो ये पश्चिम वाला है और इधर मांगे तो ये पूर्व वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि भारत का उत्तर से लेकर हाँ, यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिएगा कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि लंब, क्या है, लंब, और उसके बाद जब गोल करेंगे तो गोल, ये लंब हो गया और ये गोल हो गया, क्षैतिज कहिए, गोल क्षैतिज कहिए। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 32-14 किलोमीटर। कितनी है, अरे ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32-14 किलोमीटर हो जाएगा। आया समझ में ना, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32-14 किलोमीटर। अब यहां से पश्चिम से और पूर्व पूछ दे तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा 29-33 किलोमीटर। अरे समझ में ना, 29-33 किलोमीटर। तो ये तो थोड़ा सा उसका भाग का स्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा सा साधारण तौर पर इसको समझ लिए। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से प्रश्न आना है तो आना है ना। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग पढ़ रहे थे कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं और 43% भाग पर क्या पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, और 27% पर क्या पाया जाता है, पठार पाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बृहद हिमालय की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग में दिख रहा होगा बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय। आगे बढ़ेंगे तो हेडिंग है औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर, 6100 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 6100 मीटर, यानी कि औसत ऊंचाई का मतलब ये है कि जो बृहद हिमालय है उसमें जो चोटियां हैं कम से कम वो 6000 मीटर से मतलब कम नहीं है, यानी 6100 मीटर से अधिक ही है, नीचे नहीं है। कोई भी चोटी 6100 मीटर से नीचे नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए, पहला तो जिक्र यह है कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि बृहद हिमालय की माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय की माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन ये विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। अगर जो इसका लोकेशन पूछ दे कि कौन से देश में पड़ता है, तो कौन से देश में पड़ता है, ये पड़ता है आपका नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर कुछ तिब्बती भाषा में इसको पूछ दिया जाए तो चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा, यानी कि अर्थात इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। क्या अर्थ है इसका, पर्वतों की रानी, यानी कि जो माउंटेन एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और वो तिब्बती भाषा में इसको पूछ दिया जाए तो इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, अर्थात पर्वतों की रानी। यहां तक तो समझ में आ गया। ये था बृहद हिमालय। अब हम देखते हैं कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है।
है ना। यानी कि जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं सभी कहाँ पाई जाती हैं, बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। सभी कहाँ पाई जाती है, बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखते कौन कौन सी मतलब ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला पे नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा। पूरब से चलेंगे, पूरब से चलते हैं ना। नामचा बरवा है जिसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। ऊंचाई कितनी है नामचा बरवा का, 7,782 मीटर। और ये प्रश्न पूछेगा क्योंकि ये भारत में पड़ता है। भारत में कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है, ये एपी में पड़ता है। एपी में ये प्रश्न पूछना ही पूछना है ना। तो एपी, जैसे कि मान लीजिए एपी को जो कहा जाए तो आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको अरुणाचल प्रदेश मानिएगा, है ना। हम लिख दिए हैं एपी अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो देखिए ये प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। और ये कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। और देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है ना, वहीं से यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है और यहीं से यू टर्न लेती है। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश की दो नदियां हैं, लोहित और दिहांग। लोहित और दिहांग ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। जब नदी पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र तो बेहतर से इसको समझा जाएगा। अब दूसरा आपका पर्वत है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा है 8,586 मीटर। कितने है, 8,586 मीटर। ये देखिए ये सब बृहद हिमालय पे है, ये बृहद हिमालय की बात हो रही। तो 8,586 मीटर पर कौन सा है, कंचनजंगा है। ये किस राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है आपका सिक्किम में। कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। यानी कि ये भी क्या है, भारत की चोटी है कंचनजंगा, है ना। अब दूसरा आएंगे तो मकालू। मकालू कहाँ पड़ेगा, नेपाल में। नेपाल यहाँ से है ना, ये नेपाल बताया है ना, ये है ना, नेपाल में एन ई लिख दे रहे हैं, है ना। तो मकालू कहाँ पड़ेगा, नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर। कितना है, 8,485 मीटर। फिर आएंगे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ये तो बच्चों के दिमाग में चलता रहता है, माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। 8,848 माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। उसके बाद आएंगे अन्नपूर्णा 8,091 मीटर। अन्नपूर्णा का कितना है, 8,091 मीटर। फिर उसके बाद आएंगे धौलगिरी। धौलगिरी का कितना है, 8,167 मीटर। धौलगिरी की ऊंचाई कितनी है, 8,167 मीटर। आ रहा है समझ में ना। तो एकदम सामने दिख रहा है, आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये तो अभी तक बृहद हिमालय का मामला चल रहा था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। है लघु हिमालय। क्या है ये, लघु। लघु या इसी को कहा जाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, है ना, लघु या मध्य हिमालय। अभी आगे इसको देखा जाएगा। फिर है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक यानी कि ये तीनों में से सबसे नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय। जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन का जिक्र हो रहा है ना यहाँ पे इसमें। तो सबसे नवीन कौन सा है, शिवालिक हिमालय। हिमालय, शिवालिक हिमालय से क्या है, सबसे नजदीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है हिमालय के पूर्व से पश्चिम कौन कौन से पर्वत है। तो देखिए पूर्व से चलेंगे तो नामचा बरवा, फिर आइए सिक्किम में तो कंचनजंगा, फिर आइए नेपाल में तो मकालू, फिर नेपाल में एवरेस्ट, फिर नेपाल में आइए तो अन्नपूर्णा और धौलगिरी। पूर्व से पश्चिम में। हमको लग रहा है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। जैसे इसको 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो दिख रहा है आपको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये पूरा क्या है, पंजाब हिमालय है, या इसी को कश्मीर हिमालय भी कहा जाएगा, है ना, या इसी को क्या कहा जाएगा, कश्मीर हिमालय। तो देखिए, पहले तो आप लोग यहां समझिए, यहां पर आप लोग देख रहे हैं काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। कभी कभी इसको सीक्वेंस में दे देता है कि उत्तर से दक्षिण तरफ बताइए, अच्छा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बताइए। तो याद करने का तरीका के एल जे, के एल जे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आइए इसमें देखते हैं, जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी की बात होती है ऑस्टिन गाडविन की, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्टिन गाडविन। ऑस्टिन गाडविन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऑस्टिन गाडविन। इसका दूसरा नाम है ऑस्टिन गाडविन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है, 8,611 मीटर। यानी कि जो ऑस्टिन गाडविन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। ये किस श्रेणी पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। किस श्रेणी पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। यहां पे एक बात ये जानिएगा आप लोग, जो ये काराकोरम है, सॉरी, इसको आप लोग जानिएगा काराकोरम, है ना, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, है ना, के एल जे। ये जो तीनों हैं, इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है इनको, पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, और जिसमें मैं आपका लघु हिमालय भी दे दिया, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय दे दिया, या शिवालिक हिमालय दे दिया, और 3 ऑप्शन ये दिया रहेगा, और पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। इनको क्या क्या कहा जाएगा, ट्रांस हिमालय। इनको कहा जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। या पार हिमालय, आ रहा समझ में ना। अब देखिए क्यों इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाएगा। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये भारत है, छोटे तौर पे समझ लीजिए ये भारत है। तो देखिए ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया। लेकिन जो और श्रेणियां, ये बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया। अरे समझ में ना, इसको समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, और ये जास्कर हो गया, ये बृहद हिमालय हो गया, ये हो गया लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। कहने का मतलब ये है कि जो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये हिमालय के क्या है, भाग नहीं है। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी कि सबसे पुरानी, मतलब हिमालय से पुराने ये सभी पर्वतमाला हैं। ये हिमालय से
ये पुरानी पर्वतमालाएं हैं, है ना। इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय, यानी कि ये तीनों क्या है, ट्रांस हिमालय है, या इसी को कहा जाता है पार हिमालय, यानी कि हिमालय के बाद का हिमालय, हिमालय का पहले का हिमालय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाद का मतलब पार हिमालय। यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पंजाब हिमालय के, जैसे हम लोग पंजाब हिमालय पढ़ रहे हैं, तो ये जो जितना क्षेत्र ये सब क्या है, पंजाब हिमालय के अंडर में आता है। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन सा, काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो आइए हम लोग देखते हैं काराकोरम, है ना। जैसे देखिए पंजाब हिमालय का पहले बात सुनिए, पंजाब हिमालय का जो जिक्र है, पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के बीच, जो सिंध और सतलज के बीच का, जो सिंध और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर सुनिएगा, सिंध और सतलज के बीच का जो हिस्सा है, ये सिंधु नदी निकलती है ना, लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से होकर निकलती है सिंध, और नीचे आएंगे तो सतलज है। यहाँ पे अभी अगले टॉपिक में मिलेगा, सतलज है। तो सिंध और सतलज के बीच को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, है ना। फिर कह रहा है सबसे अधिक चौड़ाई, यानी कि हिमालय के क्षेत्र, जो हिमालय की चौड़ाई है उनमें सबसे ज्यादा पंजाब हिमालय की चौड़ाई है। पंजाब हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई, जो हिमालय की चौड़ाइयों में से सबसे ज्यादा पंजाब हिमालय की चौड़ाई है, ऐसे समझिए। फिर इसमें कह रहा है कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में यह फैला हुआ है। जो पंजाब हिमालय है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम। जो काराकोरम है इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। जैसे कि मानव के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, और वो हड्डी क्या होती है, सपोर्ट करके आदमी को लंबवत खड़ा किए रहती है ना। वही जो आदमी बूढ़ा होता जाता है, शरीर क्या होती है, ढलती, मतलब झुकती जाती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है कमजोर होती जाती है और यूबेंड होता जाता है। वैसे इसका खेला है ना। तो कह रहा है काराकोरम पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसी पे क्या स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है, K2 गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। इससे पहले कृष्णा गिरी के नाम से जाना जाता था। जो काराकोरम है, प्रश्न पूछ दे कि काराकोरम को और अन्य किस नाम से जाना जाता था, कौन सा नाम हो जाएगा, कृष्णा गिरी के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं लद्दाख पर, काराकोरम हो गया। अब आते हैं इस वाले हिस्से पर, लद्दाख पे। लद्दाख विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी। तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी। यानी कि ये चोटी एकदम ऐसे है, खड़ी है। चोटी क्या है, खड़ी है ना। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो आगे है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे, कुमायूं हिमालय। अच्छा, आप लोग हम पढ़े पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं, ये कौन सी है, सिंधु है। मान लीजिए ये सिंधु है ना। और बीच में क्या था, पंजाब था, पंजाब है ना, बीच में पंजाब था। बढ़िया समझिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए। देखिए सिंध और सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय है ना। अब देखिए कुमाई हिमालय किसके किस बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है,
कुमाई हिमालय है। अब यही पाएंगे काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न बहुत पूछता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। आया समझ में? देखिए इसको एक बार हम लिख दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? पंजाब, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय है जो सिंध, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? लिखिएगा सिंधु व सतलज के बीच, सतलज के बीच। आगे समझे ना? ये जो पंजाब हिमालय सिंध और सतलज के बीच में है, और कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। देखिए हिमालय को कितने क्षेत्र में बांटा गया? 1, 2, 3 और 4 क्षेत्र। हिमालय को 4 क्षेत्रों में बांटकर पढ़ा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आगे समझ में ना? यहां तक समझ में आ गया। अब आगे आगे देखते हैं। जो कुमाई हिमालय है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, मतलब उत्तराखंड राज्य में है। इसका क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। ये सतलज और काली नदी के बीच में इसका क्षेत्र कहाँ है? सतलज और काली नदी के बीच में इसका क्षेत्र है। कुमाई हिमालय का क्षेत्र सतलज और काली नदी के बीच में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। कौन सी? नंदा देवी। प्रश्न पूछ लिया था नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर है। फिर देखिए जितने इसमें तीर्थ स्थल हैं बढ़िया बढ़िया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी का हिस्सा है। यानी कि कुमाऊं हिमालय का हिस्सा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। ये सभी क्या है? कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। मुझे मान लीजिए पूछे थे प्रश्न कि गंगोत्री किस हिमालय का हिस्सा है? अब दे दिया पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। प्रश्न बना? वही उठा के दे दिया बद्रीनाथ किस हिमालय का हिस्सा है। प्रश्न तो बनेगा, प्रश्न तो कहीं से भी उठा के बना सकता है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदी का उद्गम यहीं से होता है। यानी कि जो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, ये जो नदियां हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से होता है गंगा, यमुना और रामगंगा का उद्गम। आ रहा समझ में ना? अब चलते हैं नेपाल हिमालय पे। हाँ अब हम लोग चलते हैं नेपाल हिमालय। हाँ थोड़ा 1 मिनट ये देख लीजिएगा। जो कुमाई हिमालय है ना, इसको गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। इसको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। जैसे कि हम लोग 5-6 में पढ़ते थे, हम लोग एक नृत्य पढ़ते थे, जैसे कि उसमें एक सांस्कृतिक चैप्टर था, उसमें गढ़वाल का जिक्र किया गया था। जो पहरावे से लेकर था, ये जो उसमें जो कपड़े होते थे उसमें क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी मोतियां लगी होती थी, चिकदार चिकदार मोतियां लगी, चिकदार कपड़ा होता था, पर रंग बिरंगे वो कपड़े होते थे। वहाँ की जो महिलाएं, मतलब उसका जो नृत्य था, बड़ी बड़ी ये नाक में वो मतलब कान में बालियां, नकबुल्ला ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पहने होती थी। वही हम लोग 6-7 में हम लोग पढ़ते थे, वही चित्र देखते थे गढ़वाल हिमालय का। तो वही कुमाई हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। अब आगे आइए देखते हैं हम लोग नेपाल हिमालय।
नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय कहाँ है? काली और तीस्ता नदी के जो क्षेत्र है उसके बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। इसमें जो सबसे नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर का था, है ना। देखिए इसमें जो धौलगिरी पिछले बताए हैं, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, ये सभी चोटियां कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में। ये सभी चोटियां अभी बताएं आप लोग का कि ये जो सभी चोटियां थी, ये कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलगिरी, ये सभी क्या है? ये नेपाल, ये हिमालय है ना, ये नेपाल वाला क्षेत्र है ना। हाँ, तो ये सभी चोटियां यहीं पे स्थित है। कौन सा? धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अभी बताए हैं, है ना। तो ये सभी चोटियां धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, ये देखिए ये जो कंचनजंगा है ना, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में अभी पढ़ा गया है, वो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आ रहा समझ में ना? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न पूछ दिया कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की तीसरी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में। देखिए कितने इसमें फैक्ट मिल रहे हैं। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में, भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये नेपाल हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे आते हैं, आगे अब देखिए आप लोग, आगे असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये तीस्ता का क्षेत्र और ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ये असम हिमालय है। जो असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इनके बीच के क्षेत्र में क्या हुआ है? फैला हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम से होकर जाती है, वहीं पर सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, जो असम में स्थित है। वही बात कर रहा है, असम हिमालय में। अरे समझ में ना? तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ये देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? सिक्किम, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है। यानी कि 3 राज्यों में क्या हुआ है? फैला हुआ है। असम हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तक फैला हुआ है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पटकई की पहाड़ियां। पटकई की पहाड़ियां, तो जो पटकाई की पर्वत श्रृंखला है, ये म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। क्या बनाता है? म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। थोड़ा सा इसका लोकेशन देखते हैं, है ना। इसका लोकेशन देखते हैं। असम है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका? एस इसको प्रदर्शित करेंगे, असम है। फिर कौन सा है? यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। फिर आपका नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर है। फिर आएंगे तो यहाँ पे आपका है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। और फिर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मिजोरम। मिजोरम क्या है? मिजोरम है। देखिए
मिजोरम है और मेघालय है, लेकिन यहीं पे क्या है, ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा वाला क्षेत्र इसलिए नहीं है क्योंकि जो बांग्लादेश है इसको त्रिपुरा के तीनों तरफ से क्या हुआ है, घेरा हुआ है। प्रश्न पूछता है ना कि भारत वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, त्रिपुरा है। तो कह रहा है ना कि जो पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पर्वत श्रृंखला है, पटकाई पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम तक ये फैला हुआ है। पटकाई पर्वत श्रृंखला को 3 भाग में हम बांट के पढ़ेंगे। कितने? 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से भैया 3 भाग? पटकाई बूम, गारो, खासी, जैंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियां। ये जो लुसाई पहाड़ियां हैं ये मिजोरम, कहाँ है ये? मिजोरम। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है ये? गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है ये? मेघालय। देखिए गारो, खासी, जैंतिया क्या है? जनजातियां भी हैं। गारो, खासी, जैंतिया क्या है? जनजातियां भी हैं, है ना। और जो लुसाई पहाड़ियां कहाँ है? मिजोरम में। आगे समझ में ना, यानी कि पटकाई पर्वत श्रृंखला को 3 भाग में अगर हम बांट के पढ़े तो पहला पर पढ़ेंगे पटकाई बूम, गारो, खासी, जैंतिया श्रृंखला और लुसाई, जो कि आपको डायरेक्शन में दिख रहा है। जैंतिया हो गया, है ना, पटकाई बूम हो गया और लुसाई हो गया, ये लुसाई हो गया और ये गारो हो गया, है ना। गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, लुसाई, मिजोरम, पटकाई, पटकाई बूम। आगे समझ में ना। तो ये पटकाई पर्वत को 3 भागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। अब अगला चलते हैं, अगले पे। अगला हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत, ना। हाँ, तो हम लोग चलते हैं वो अरावली पर्वत को देखते हैं। किसको देखते हैं? अरावली पर्वत को। जो अरावली पर्वत है, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत माला है। जो अरावली पर्वत है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका जो क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। जो अरावली पर्वत का क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। ये देखिए इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है कि 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। जो अरावली पर्वत है 570 मिलियन वर्ष क्या है, ये पुरानी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर। देखिए गुरु शिखर का तो पूछ देगा, गुरु शिखर का ऊंचाई पूछ देगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। अब आते हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये जो क्षेत्र है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। देखिए ये 4 राज्यों में तो फैला हुआ है, लेकिन इसका जो कुछ क्षेत्र हैं उनके अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके कुछ क्षेत्र को भारनेर की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारनेर की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? भारनेर की पहाड़ियां। और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है। और पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है।
पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है और ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 3 मिला, प्रश्न 3 मिला। देखिए पहला, झारखंड में विंध्याचल को क्या कहा जाता है? पारसनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है। यानी कि विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है। अब यहाँ पर पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर ऊंचा है। पारसनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आया समझ में ना? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा पे। सतपुड़ा इसलिए तो उसका लोकेशन भी दिखा दिए। जैसे देखिए पारसनाथ ये हो गया है ना, पारसनाथ हो गया ना। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं सतपुड़ा। ये सतपुड़ा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्कन दक्कन के पठार का भाग है। किसका है? दक्कन के पठार का भाग है। प्रश्न पूछ दे कि सतपुड़ा किस पठार का भाग है? मेघालय का पठार दे देगा, मालवा का पठार दे देगा, दक्कन का पठार देगा और कह देगा निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो किस पठार का भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। कौन सा है? ये दक्कन नहीं है, ये दक्कन है ना। दक्कन के पठार का भाग है। ये एमपी में इसके कुछ भाग को महादेव, यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के कुछ भाग को क्या कहा जाता है? महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये महादेव है। यानी कि जो सतपुड़ा का कुछ भाग है मध्य प्रदेश में, इसको क्या कहा जाता है? महादेव की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेव की पहाड़ी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में मैकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सतपुड़ा का कुछ भाग है जो छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? मैकाल के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। प्रश्न पूछ देगा, जैसे देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। पूछेगा ना, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? डोडा बेटा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सैडल पीक हो जाएगी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। तो कह रहा ना कि सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। हई महादेव है, यही पहाड़ी का हिस्सा है। अब प्रश्न यहाँ पे एक और ये बन सकता है कि जो सतपुड़ा पर्वत रेंज है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये किन नदियों के बीच में है? यानी कि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा जो है, इधर से ये नर्मदा और इधर से ताप्ती। कौन सी है? ऊपर से कौन सी है? नर्मदा नदी, नीचे से ताप्ती नदी है ना। देखिए सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच में है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और जो प्रश्न यही पे पूछ दे सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी। और सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। प्रश्न तो कुछ भी बना सकता है। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी। सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच में है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहां तक
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले सेशन में, अगले क्लास में मिला जाएगा जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत हैं, पठार हैं, उनको पढ़ा जाएगा। फिर एक स्पेशल नदी का क्लास लेकर आ जाएगा जिसमें धूम धड़ाका किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।